तो रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था, व्हाट वाज दैट, हमने किया था that Gaussian curvature is invariant under change of parameters. Then we did some exercise, looking for the curvature at the umbling points of certain surface. वो एक exercise थी. So now let's go to an important topic, Gauss map. Now this is how actually initially Gauss thought about curvature. तो आइडिया ये था कि अगर तुम्हारे पास एक सरफेस है R is equal to R/V, and then you think of surface normal at each of its points. यहाँ पे surface normal इस direction में है, यहाँ पे इसमें होगी, here it might be slightly here, इसी तरह से यहाँ पे कुछ ये वाली डायरेक्शन होगी. मेरे कहने का मतलब है जो टेंजेंट प्लेन हर जगह पे हम अगर सरफेस रेगुलर है वो डॉट बना सकते हैं, उसका जो नॉर्मल है the perpendicular direction to that plane, so which we denote by n, so which is a unit vector in different directions at different points. तो अगर मैं for each point p on a surface I can think of np, right? For each point p on the surface, which belongs, of course, it lies inside R3. In our case, because we are talking about surfaces inside three-dimensional ambient space, so there exists for a regular space NP belonging to R3, of course, right? So in this manner, I can, अगर ये मेरी surface S है, यहाँ पे एक point है P, इससे associated I can think of the S2, the unit sphere. So corresponding to every point on a regular surface, there must exist a point here. क्योंकि this is a vector of magnitude 1, और of course मैं जब S2 की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब है the sphere with center at the origin and radius 1. So हर कोई point जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये vector है, I can think of this vector, इसको मैं सोच सकता हूँ as a point. This is a point on S2. S2 का मतलब x square plus y square plus z square is equal to 1. The sphere of dimension 2. So for any surface S, I can, at any point, I can think of normal as a map. इसको हम Gauss map कहते हैं. It maps, it associates to each point P a vector on S2. To each point on the surface, a point on S2, a point on the unit sphere. तो आइडिया ये है, जैसे अगर तुम्हारे पास प्लेन सरफेस है, तो मान लो ये मेरा प्लेन है, इस तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो इसमें क्या है ना कि सरफेस नॉर्मल की डायरेक्शन एक ही है ना, हर पॉइंट पे पी ले लो, क्यू ले लो, कोई भी पॉइंट है, ये जो एन है ये सेम वेक्टर्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सरफेस नॉर्मल का 1 होता ही है, और प्लेन की जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो एक ही है. द सरफेस नॉर्मल टू द प्लेन इज अ सिंगल वेक्टर. तो अगर मैं सोचूं कि व्हाट वुड बी द मैप, ये जो अंडर द गाउस मैप, ये जो सारे का सारा प्लेन है, इट वुड बी मैप्ड टू अ सिंगल पॉइंट ऑन द यूनिट स्फीयर, क्योंकि इसकी हर पॉइंट पे सेम सरफेस नॉर्मल है. पता नहीं मैंने ठीक से बनाया, ये तो अंडा जैसा बन गया, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी कि दिस वुड बी मैप्ड टू अ सिंगल पॉइंट हियर. और अगर मैं तुम्हें कहूं हाउ अबाउट अ सिलेंडर, तो मेरे सिलेंडर को भी रहने दो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरे पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ पे दे वुड बी मैप्ड टू डिफरेंट पॉइंट्स. अगर आपके पास प्लेन है, then everything under the Gauss map n would go to a single point on the unit sphere. And of course, अगर तुम्हारे पास मतलब अब मान लो तुम कोई पॉइंट हो, इसके गिर्द हर जगह तुम सरफेस नॉर्मल्स देखोगे. अगर यहाँ सरफेस फ्लैट है, तो उसके अराउंड इर्द गिर्द के जो नेबरहुड में जो डायरेक्शंस हैं वो सेम है. Therefore, that particular region under this map would go to a single point. तो हमें लगेगा वहां पे कर्वेचर 0 है. और फर्दर मोर मान लो यहाँ पे ज्यादा डायरेक्शंस चेंज हो रही या थोड़ा कम डायरेक्शंस चेंज हो रही, या यूं समझ लो, सपोज अगर मैं सिलेंडर के ही एग्जांपल दूं,
अब I want to see कि अगर मैं इस पे नॉर्मल्स डालता हूं तो यूनिट स्फीयर पे क्या बनता है। तो यूनिट स्फीयर पे बन जाएगा, देखो यहां मैं गया, इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो एक ही पॉइंट पे हम, फिर हम यहां से जाएंगे, मान लो एक एरिया में कवर करना चाहता हूँ इन दिस डायरेक्शन, ऑफ कोर्स यूनिट नॉर्मल जो है उनकी डायरेक्शंस चेंज होंगी, तो यहाँ डिफरेंट डायरेक्शंस आएंगी। एक तो मतलब इस लाइन का तो एक ही पॉइंट पे जाएगा, तो हम एक दो मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर हम एक ही पॉइंट पे फिर से रहेंगे अटके हुए, क्योंकि इस लाइन का जो नॉर्मल है वो एक ही डायरेक्शन होगा। मतलब देयर इज अ मतलब बिकॉज एनी लाइन, क्योंकि ये लाइन है ऑन अ सिलेंडर R3 में, ये लाइन है, सो इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो हर पॉइंट पे सेम ही होगी अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन ये चूंकि इसका कर्व जो है वहां पे डायरेक्शन चेंज होगी, यानी जब भी हम किसी कर्व डायरेक्शन में जाएंगे सरफेस पे, यहाँ पे वेक्टर की जो जो गाउस मैप के करस्पॉन्डिंग उसके पॉइंट्स हैं ऑन द यूनिट स्फीयर, वो कुछ ट्रेवर्स करेंगे कुछ एरिया। सो अगर मैं यहाँ देखूं तो आई टेल यू कि अगर तुम थोड़ा इमेजिनेशन से काम लो, अगर मैं इस रीजन में जाऊं ना यूनिट स्फीयर में, यहाँ 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 यहाँ, आई वुड एक्चुअली पहले मैं एक ही पॉइंट पे रहूंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, फिर एक ही पॉइंट पे रहूंगा, फिर मैं वैसे जाऊंगा, यानी आई वुड जस्ट ट्रेवर्स अ कर्व व्हेन आई गो अराउंड दिस स्फीयर। ना जो गाउस मैप है वो एक कर्व ट्रेवर्स करे। फर्दरमोर आई कैन थिंक ऑफ, जितना ज्यादा यहाँ डायरेक्शंस चेंज होंगी, जितना ज्यादा हमारा जो सरफेस का कर्वेचर किसी रीजन में ज्यादा है, तो उतना ही एक्चुअली एरिया यहाँ पे कवर होगा। और जब डायरेक्शन सेम है तो एक पॉइंट होगा, अगर सिलेंडर जैसा है विच इज द सेम एज, मतलब गाउसियन कर्वेचर एक तरह से उसने मतलब गाउस ने सोचा था कि ये जो गाउस मैप के अंडर जो यहाँ जो एरिया होगा अराउंड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ नेबरहुड, that would be directional, मतलब directly proportional to the curvature of the surface in that, जो कि हमें लग रहा है, क्योंकि अगर हम सरफेस लेंगे वहां कोई भी एरिया पोर्शन ले लो, उसका एक ही पॉइंट पे अटका रहेगा वो सुई, ये जो सरफेस नॉर्मल की, क्योंकि वो नॉर्मल एक ही डायरेक्शन। और ऑफ कोर्स सिलेंडर पे भी गाउसियन कर्वेचर जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है गाउसियन कर्वेचर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर्स, और यहाँ पे एक नॉर्मल कर्वेचर जीरो है, दूसरा है कर्वेचर बट इवेंचुअली इट इज जीरो। और यहाँ पे भी वो सबूत दिखा रहा है इट वुड बी अ कर्व, और कर्व का जो एरिया वो एनक्लोज नहीं करेगा किसी रीजन को ऑन द यूनिट स्फीयर वाया द गाउस मैप। सो ये तो एक इंट्यूटिवली मैं तुम्हें एक इंट्यूशन देना चाहता हूँ कि गाउस मैप का कर्वेचर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, बट वी कैन मेक इट मोर फॉर्मल by taking the differential of this Gauss map. So for each p we go to np, this p belongs to our S, the surface, and this np जो इसका corresponding surface normal है, it belongs to the unit sphere S2. So if I am looking for, अब जो differential है, तो differential अगर तुम्हें जहन में हो, when the function is differentiable, then differential, you know differential होता क्या है? Any answers? What is the difference between the differential and the derivative? And what is the connection between the differential and the derivative? हम कहते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कभी डेरिवेटिव इक्वेशन कहते हैं? नो सर। तो डिफरेंशियल और डेरिवेटिव का क्या कनेक्शन? What is differential and what is derivative and how are they related? नहीं पता सर। तुमने थोड़ा सा वेक्टर्स कैलकुलस यूज किया ना, इसमें कहीं पे आया तो होगा इससे पहले। तो लेट मी मेक इट क्लियर, देखो डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन इज मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इट इज अ स्मॉल चेंज इन f, स्मॉल चेंज इन द फंक्शन इज द डिफरेंशियल। कोई भी फंक्शन में थोड़ा चेंज कर लो वो उसका डिफरेंशियल है। कोई इशू अब तक? नो सर। वेरी गुड, एंड इट इज जस्ट f of x plus h minus f of x, यानी some change in function as we change x from h। ये ठीक है? नहीं इतना क्लियर है ना? दिस इज डिफरेंशियल ऑफ f, है ना? हाँ सर। ओके, तो नाउ वी से
तो चल लेट मी मेक ए डायग्राम बेटर है। तो मैं हमेशा इसको करता हूँ ऐसे ऐसे। ओके, नाउ लुक एट दिस, आई वांट टू सी दैट। अब मान लो मेरा ये f, ये x है, ये x प्लस h है। मैं एक्चुअली 2 डायमेंशनल में दिखाऊंगा, मतलब 1 डायमेंशन में, दूसरे में फिर आ जाना चाहिए समझ। सो दिस इज दिस लाइन, ये तुम देखते हो ना, ये दिस इज, ये जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये f ऑफ x है। ये डंडा जो है ना यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया, ये है लेंथ f ऑफ x, राइट? है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। और ये एफ ऑफ जो एक्स प्लस एच। ये है f ऑफ x का, ये जो ये लेंथ है ये है f ऑफ x प्लस h। तो इनका डिफरेंस कौन सा लेंथ होगा, कैन यू टेल मी? ये है मेरा डिफरेंशियल, ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, बिकॉज इट इज f ऑफ x प्लस h माइनस माइनस f। एफ ऑफ एक्स। डू यू एग्री विद मी? यस सर। गुड। लेकिन अगर अब हम देखें, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है x f ऑफ x को, तो ये यहाँ पॉइंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है x प्लस h f ऑफ x प्लस h को। ठीक है, राइट? नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ये जो डिफरेंशियल ऑफ f डिवाइडेड बाय, अभी मैं कह रहा हूँ डिवाइडेड बाय, मैं डेरिवेटिव नहीं कह रहा, डिफरेंशियल ऑफ f डिवाइडेड बाय dx, चेंज इन x, यानी डिफरेंशियल ऑफ f डिवाइडेड बाय del x या डिवाइडेड बाय h, divided by h is actually the slope of this, ये जो secant line है ना यहाँ पे, can you see that? इसका slope है y2 minus y1 divided by x2 minus x। तो df by x जो है, df by h जो है, it is slope of the tangent, slope of the line through cos x f x जो neighboring points है, and x plus h के बजाय अगर मैं लिखूं dx तो मैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्मॉल चेंज इन x, एंड f ऑफ x प्लस dx में लिखूंगा बजाय h की। h के मतलब dx इज स्मॉल, जिस तरह से df है स्मॉल चेंज इन f, dx इज स्मॉल चेंज इन x। जब मैंने स्मॉल चेंज इन x की, बिकॉज f डिपेंड्स अपॉन x, so there would naturally be small change in f. So this is my small change in x, and this length is the corresponding small change in f, right? है ना? Yes sir. Okay, very good. Now what is the derivative, by the way? Derivative is basically the slope of this tangent. Yeah, अगर मैं यहाँ पे tangent डालता, यहाँ पे ना at this point, that is derivative of x, अगर वो limit exist करे, that is limit h approaches 0, ठीक है ना? h approaches 0, या चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, limit dx approaches 0, f of x plus dx minus f of x divided by dx. कोई इश्यू अब तक? नो सर। सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इमेजिन दिस इज अ वेरी स्मॉल, फॉर अ टाइनी dx, फॉर अ स्मॉल चेंज इन x, दिस मतलब जब मैं इसको dx को चेंज करूं, दिस, ये जो ये लाइन है जिसका स्लोप है df by dx डिवीजन में, राइट? it would coincide, if the function is differentiable, it would coincide as dh approaches 0, dx approaches 0 with this line, जो tangent line, यानी उनका slope match करेगा। यानी मैं कह रहा हूँ for a small change in x, df by dx would be equal to f dash x। हाँ सर। ये मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। वेरी गुड। और हम कहते हैं for a small change in x, df is equal to f dash x into dx। देखो ये है डिफरेंशियल और डेरिवेटिव का आपस में कनेक्शन। स्मॉल चेंज इन द फंक्शन, स्मॉल चेंज, डिफरेंशियल ऑफ f इज ऑलवेज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ fx इनटू चेंज इन x। फॉर इफ, देखो हम कहते हैं द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल
if df, the differential of f, is f dash x dx. dx for small dx. This is just the multiplication by a number which is linear. हम ऐसे भी कहते हैं derivative is the, देखो बेसिकली जब तुम अगर तुम देखोगे ना जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, एग्जांपल्स को करोगे, ये चीज तुम्हें ज्यादा क्लियर होगी. मतलब व्हाट डू वी मीन बाय दिस? फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन the change in f is derivative times the change in x for a small change in dx. So this is the definition of, otherwise there would be some error function. ठीक है ना? जी सर. तो यूजुअली जो हमारा एरर होता है that approaches 0 when dx becomes very very small. I hope that's clear. देखो इससे ये जरूरी है इसलिए कि अगर मेरी फंक्शन है ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो हम कहते हैं फंक्शन f from R2 to R is differentiable if change in f, मतलब in a matrix form, change in f is equal to the multiple, मतलब यहाँ derivatives का multiply, यानी partial derivative of f with respect to x, partial derivative of x, ये जो रो है, multiplied by the column dx dy. So a function is differentiable for a small dx and dy if this is true. Yani in other words, df is equal to del f by del x into dx plus del f by del y into dy. जो कि तुमने करते भी हो ना तुम, है ना? dr को क्या लिखते हो तुम? ru du plus rv. This is basically, we say that it acts linearly on the change. Differential can be thought of as this linear operator on the changes in the variables, on small changes in the variables. So that is basically the more right or more correct definition of the differential. जैसे otherwise तुमने आज तक कभी इस पे सोचा है? जब हम कहते हैं ना f of x plus h minus f of x divided by h limit h approaches 0, जब मैं इसको कह रहा हूँ it is some say 3 2, मतलब evaluate जब तुम कर रहे हो, है ना, होता है ना, कुछ निकलेगा ना यहाँ पे नंबर. जैसे अगर तुम f of x is equal to x square, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिलेगा 2x, isn't it? मिलेगा ना? जी सर. वेरी गुड. नहीं, कभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि दिस इज जस्ट 0 by 0, ये कैसे 2x के बराबर होता है? सोचा कभी? हाँ? नो सर. मतलब तुम्हें नहीं लगता ये 0 by 0 होना है? मुझे तो लगता था कि मैंने पढ़ा था. देखो जब h 0 हो जाएगा, है ना, तो ये डिफरेंस क्या होनी चाहिए? 0. तो ये f of x बन जाएगा ना ऑलमोस्ट. पर हमें फंक्शन में वैल्यू देना है सर, f of 0 plus h minus f of 0. मैं वही के, मुझे नहीं 0, मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है, shouldn't this be almost f of x minus f of x divided by h? हाँ सर. जैसे h जब 0 हो जाएगा. जी जी. नहीं? हाँ सर. है कि नहीं? हाँ सर. तो जब मैं कह रहा हूँ ये 2x के बराबर है या कुछ और है, what am I trying to say? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? But it depends upon ना सर फंक्शन कैसे हो Of गया. course, वही मैं कह रहा हूँ, फंक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी फंक्शन होगी जब h को 0 होगा, ठीक है ना, एक्चुअली ये हमें बताता है, जब मैं लिख रहा हूँ ना 2x, या सपोज कोई वैल्यू लेते हैं f of x at x equal to 2, तो मैं कह रहा हूँ f of 2 plus h minus f of 2 divided by h as limit h approaches 0 किसके बराबर होगा? 2 plus h का स्क्वायर प्लस माइनस f of 4, मतलब 4 आएगा. बिल्कुल 4 डिवाइडेड बाय h, वो किसके बराबर होता है? ऑफ कोर्स 4 plus h square plus 4h plus 4 plus 4 divided by divided by h. h कॉमन निकलेगा. ये माइनस है ना,
सॉरी, तो ये हो रही है, तो क्या मिला हमें, h² + 4h/h, ठीक है ना। तो न्यूटन को जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, देखो वो कह रहे हैं कि देखो आप क्या करोगे, आप इसको h कैंसिल करोगे, है ना, जी सर। फिर h को पुट करोगे 0, लेकिन जीरोस को तो तुम कैंसिल कर ही नहीं सकते ना। हाँ। तुम पहले वो चालाकी करते हो, उसको कैंसिल करते हो, फिर बोलते हो अच्छा अब ये बन गया, क्या बन गया, 4 h + 4, देन पुट h हो गया = 4। 4। हाँ सर। तुम कहोगे ना अच्छा अब तुम कह रहे हो h 0 है, पहले क्यों नहीं कहा जब हमने कैंसिल किया था, है ना वैलिड जी रीजन। सर। तुम तो वो तो बाद है। में तो तुम उसको 0 ही मानते हो, चाहे ही तुम कहो ये लिमिट विमिट की बात, लेकिन अल्टीमेटली तुम इसको 0 ही बना देते हो ना। हाँ सर। अगर ये 0 था तो तुमने पहले कैंसिल कैसे किया, जी जी। है कि नहीं, हाँ सर। cannot cancel zeros in the numerator and denominator. बेसिकली मतलब फिर जो ये रिग्रेस आइडिया इसका डेरिवेटिव का ये है, बेसिकली वही है कि हम कहते हैं ये जो इसका न्यूमरेटर है, it would go to 0 4 times faster than the denominator. देखो अगर h 0 बनेगा, h² उससे ज्यादा जल्दी 0 बन जाएगा। मानो h बन गया 0.1, h² क्या था उस टाइम, 0.01, जी सर। है ना। तो फिर हम h जब बन डिफरेंशियल की ये भी दे सकते हैं ना डेफिनेशन कि वो लीनियर होना चाहिए और वो इनफिनिटेसिमल होना चाहिए, मतलब उसका जो मैं वही डिनोमिनेटर होगा। इनफिनिट सिंबल की बात ही नहीं है, तुम अल्टीमेटली जब इसको पुट करोगे 4, तो कहने का मतलब ये है कि h को तुमने 0 मान लिया। अगर h + 4 को तुम मान रहे हो 0, है ना 4, तो तुमने h को क्या माना है 0। और ये मतलब वैलिड क्रिटिसिज्म था ये, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, उसको जो कंटेम्परेरीज थे जो ना कैलकुलस को किया था क्रिटिसाइज बहुतों ने, ठीक है ना, जब न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया था, और ये था अच्छा क्रिटिसिज्म, मैं नहीं मानता ये बुरा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बेसिकली जब मैं कह रहा हूँ कि कोई लिमिट अगर 0/0 है, मतलब जब मैं कह रहा हूँ sin x/x, चलो हम लेते हैं लिमिट x approaches 0 is equal to 1, what do I mean, मतलब what's the meaning of this thing। देखो अगर मैं सोचूं sin of 0 भी 0 है, नीचे भी 0 है, ये दोनों है ना 0/0 टाइप, 0 तो जब मैं कहूंगा ये 1 है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 बेसिकली, हाँ बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि sin x and x approach 0 at the same rate, at the same rate। जैसे मैं कह रहा हूं h² approaches 0 twice as fast as h। in other words कहने का मतलब है derivative of h² is equal to 2h। समझ रहे हो आप, यानी ये एक्चुअली न्यूमरेटर, देखो क्या है ना कि जब भी तुम्हारे पास दो छोटे नंबर्स हो, छोटे नंबर्स का जो, जैसे अगर तुम लोगे 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻30, ये भी बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इनका जो कोशेंट है वो है बहुत बड़ा नंबर। यानी जब दो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 हो रहे हों, तो उनका रिजल्ट जो होगा कोशेंट में, वो बहुत बड़ा नंबर भी आ सकता है, बहुत छोटा नंबर भी आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि उनका आपस में रेशियो कैसे रहता है एज बी अप्रोच 0। तो h² और h का जो आपस में अप्रोच रहता है वो रहता है दुगना, तो इसीलिए हम कहते हैं, मतलब बेसिकली दैट्स व्हाट लॉजिकली वी मीन when I say derivative of h² is 2h। when I say sin x by x का लिमिट 1 है, तो मैं कह रहा हूं कि sin x and x approach equally fast to 0। मतलब they approach 0 equally fast, right? as x approaches 0, this approaches 1 का मतलब हुआ कि ये दोनों का स्पीड सेम था 0 की तरफ जाने का, और अगर ये 2 आता तो मैं कहता दुगना, राइट। और जब मैं कहूंगा कि h² by 2, मतलब इस तरह से h
हाँ, जब मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ h² तो ये कहने का मतलब है कि इसकी स्पीड जो है 0 की तरफ जाएगी टू h है। एनीवे, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं बेसिकली ये कह रहा था। ये डिफरेंशियल का मतलब ये होता है, इट इज अ लीनियर ऑपरेटर on the small change in x and y. Differential can be seen as when we evaluate it at a point as the operation of this matrix on the matrix of the changes in x and y. It applies to n dimensions, of course, by the same. मतलब जब function differentiable है तो you can always write small change in f as this matrix multiplied by this matrix. In the case of one dimension, it becomes df is equal to f dash of x into dx. Right? तो I hope. और ऑफ कोर्स जो इंटीग्रल में होता है ना dx, वो डिफरेंशियल ही होता है स्मॉल चेंज x. And of course, but they are connected, है ना? मतलब once the function is differentiable, then change in f is f dash x into dx for a small change in x. Anyway, इसको जाने दो, मैं आना चाहता था differential of the Gauss map. I want to see now अब जो differential of the Gauss map है, of course it acts at a point, of course on a plane. जब मैं change करूँगा point को, मतलब यहाँ पे था, राइट अब मैं स्लाइड चेंज करूंगा, बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल चेंज अगर मैं करूंगा, सो आई वुड बी एक्चुअली मेकिंग द चेंज, जो मेरा dx होगा, दैट वुड बी इनसाइड दिस टेंजेंट प्लेन. मेरे कहने का मतलब है हमारे पास एक सरफेस है, उस पे एक पॉइंट है, एक टेंजेंट प्लेन है. अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग n मैप है, गाउस मैप, राइट. So there is a point on this here, a point here. अब ये है कि इस tangent plane की जो direction होगी, by the definition of the Gauss map, वो इस tangent plane, मतलब ये और ये basically same होंगे, just at two different points in our R3 space. They are essentially the same planes. Now what I do, I say जो DNP है मेरा map, it would act upon locally around some changes in this point, and we will get some changes in here. That's what it should be. Now DNP would be a small change here when I make a small change here. And since there are two, इसको हम लिखते हैं TP of S, the tangent plane at S in our case, in R3, and this is basically TP at S square, but by the definition of the Gauss map, I can treat them, this is the same thing as TP at S2, because they are just, well, they have the same normal by our definition of the Gauss map. So चलो मैं लिख देता हूँ पहले definition. Gauss map is the function n. Gauss map is the function जिसको हम लिखेंगे n from a surface S in R3 to the unit sphere in S2, or unit sphere S2 in R3. Which associates to each point on the surface, each point P लिख देता हूँ मैं, on the surface S, its unit normal vector, जिसको मैं लिखूंगा NP, because it has to be associated, it's defined at a point. और तुम्हें पता ही है n कैसे हम लिखते हैं, n is basically RU cross RV divided by the magnitude of R plus, which is the tangent plane का normal at a point P. Now since the tangent space, यहाँ पे tangent plane कहेंगे क्योंकि we are in tangent, मतलब in general है ना, it could be a Rn,
the surface could be defined of higher dimension, then we call it the TPS and a tangent space at P. Since the tangent space at P on S is parallel to the tangent space, I should write TPS to the tangent space TP S2 at point NP, we can consider D and P, the differential of this Gauss map, as a map from tangent space on S2, S to S, S2 to S2 doesn't matter. दोनों ही बराबरी है as a plane. But this is in our case, this is just a plane, the tangent plane. हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. and यहाँ पे अपना DNP, of course, applied at the small change in this thing, would be another vector in the same plane. Of course, in another plane which is parallel to it, but they are essentially the same. So I make a change here and I get this vector. At this point P, I make a certain change here, so I get another vector which would be given by DNP at TV, which would be some, or that it would be, of course, differential hai to, no, it is basically DN, but we are just point pe, we are looking at a point on the surface. So let me go there. Now the differential, अब मैं ये P को silent रखूंगा, बार-बार P लिखने को avoid करने के लिए, लेकिन you understand that. Now a basis of the TPS is given by the RU, RV forms the basis of a tangent plane. So ये जरूरी है कि any vector, जहां पर ये act करेगा, यानी जब भी मैं कह रहा हूँ du dv, by that I mean du r sub u plus dv r sub u. देखो जब भी मैं लिखता हूँ ना, मतलब मैं फिर से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब तुम तो पूछते नहीं हो, जब मैं कह रहा हूँ इस प्लेन में कोई चीज लाई करती है, how should I say it? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लिखते हो किसी वेक्टर को 1 2, ठीक है ना, 1 2 का मतलब है इट इज 1 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2. यानी बेसिकली मैं कह रहा हूँ मैंने एक बेसिस चूज की है E1, ये मेरा E2 है, यहाँ से तुम 1 यूनिट जाओगे, यहाँ से 2, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 1 2 1. लेकिन यही दो इस जो प्लेन की यही दो एक बेसिस नहीं है. यू कुड हैव अ बेसिस लाइक दिस और दिस, ये भी एक बेसिस है ना. तो फिर तुम्हें लिखना होगा इसको सिंपली, तुम देखोगे यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ है, तो दिस वुड बी, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम इसी प्लेन को लोगे लेकिन बेसिस लोगे, अब एक इस डायरेक्शन में, एक लोगे इस डायरेक्शन में, तो अब तुम्हारा जो E2 ये है, E1 ये है, मतलब बेसिस का नाम मैंने वही रखा, लेकिन they are basically these two vectors. Then this vector is simply, ये अगर 1 था तो ये √2 होगी ये लेंथ, it would be basically √2 0 in this new basis. हालांकि पॉइंट सेम है, इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे जब मैं बेसिस चेंज करूँ. तो जब भी मैं कहूँ, सपोज जैसे मैंने यहाँ कहा ना, DNP applied to this small change in U and small change in V, तो सवाल ये होना चाहिए जब आपने ये इस तरह से लिखा है एज अ पेयर, बेसिस आपकी क्या है, मतलब इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ बेसिस एलिमेंट्स है वो क्या है. क्योंकि एक नेचुरल बेसिस है ऑन द टेंजेंट प्लेन, दैट इज RU RV, तो मैं उसको बेसिस दूंगा, यानी आई विल टेक माय बेसिस टू बी RU RV. ओके, एंड और तुमने किया होगा वाइनगार्टन इक्वेशंस. वाइनगार्टन इक्वेशंस किया है ना? नो सर. क्या बोल रहे हो, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो यूनिट सेकंड में आया ही होगा. यस सर, वो किया है. वो तो किया ही होगा. मैं लिख देता हूँ वाइनगार्टन इक्वेशंस ये h²
into n sub u is equal to fm minus gl r sub u, या लिखने देता हूं यहाँ. Now we can get dn in terms of the basis r sub u r sub v. मैं इसको लिखना चाहता हूँ in terms of this basis by using Weingarten equations. Weingarten equations यानी Weingarten equations क्या है? वो है h square n sub u is equal to fm minus gl times r sub u plus fl minus en times r sub v. इसी तरह से h square n sub v is, ये important है Wein, because we can write these partials of this normal in terms of the basis of the tangent plane. So that makes them very important. ये दोनों fn minus gl times r sub u plus fm minus en times r sub v. तो हर point पे I can write this the partials of the normal in terms of the basis inside this thing. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब मैं लूं dn applied to p, मतलब p corresponds to some uv, because p जो point है surface का, of course there would be a corresponding point in the domain uv जिसका वो image है. तो p would correspond to some uv and अगर मैं इसका ले लूं evaluated at the small change in u du dv, by that I mean this is basically dnp, right? क्योंकि मैं लिखना चाहता हूं इसको in terms of du dv का मतलब है मेरे पास r sub u du r sub v dv, या फिर इसको अवॉइड करने के लिए ये तो मैंने Weingarten equations में लिखना चाहता हूँ. ओके, सो dn एक्चुअली इसको लिखना है ना ये सब में, क्योंकि मैं इसको ओके dnp, ये जरा दिक्कत है मुझे लिखने में, पता है क्यों? ये असल में dnp कैसे लिखें इसको? हाँ, let's write it like this. इसको लिख सकते हैं हम n sub u, जो कि डिफरेंशियल की डेफिनेशन है. मतलब बेसिकली मैं फिर से तुम्हें दोहराना चाहता हूँ, जब मैंने कहा था डिफरेंशियल ऑफ अ मैप बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एज यू कैन सी du and dv. मैंने कहा था दिस इज बेसिकली, क्या मैंने कहा था, f sub u f sub v multiplied by, मतलब we think of it as a matrix du dv, right? तो जब मैं इसको at duv evaluate कर रहा हूँ, this is basically nothing but f sub u du plus f sub v dv. तो यहाँ पे ये होना चाहिए n sub u du plus n sub v dv, और that would be using my Weingarten equations. क्योंकि n sub u होगा 1 by h square into this thing, 1 by h square into this thing, so I can write it in terms of ru and rv. So that would be 1 by h square में बाहर ही निकाल देता हूँ, तो you will basically get fm minus gl times r sub u plus fm minus, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ पिछले पेज को, पिछले ना जो हमने Weingarten equations लिखी थी, fl minus en, इसलिए तो भरोसा करना है, बट क्या बोलते हैं du, देन आई हैव प्लस n sub v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, h स्क्वायर को मैंने पहले ही कॉमन निकाला 1 by h स्क्वायर को, so it would be fn minus gm times r sub u. I am using Weingarten equations.
plus fm minus en times r sub v, of course, whole multiplied by. अब मैं now I want to write it in terms of ru का क्या component है, ru मतलब in terms of its basis. So then it would become 1 by h square into fm minus gl के साथ ru है और इसके साथ ru है, तो of course ये du है, इसके साथ dv है, so it should be fm minus gl into du plus हो जाएगा fm minus gm dv whole multiplied by ru, यानी ru component, यानी उस डायरेक्शन में ये component, दूसरी डायरेक्शन में, then I should have fl minus em times du plus fn minus gm times dv whole multiplied by rv. Well, this is in terms of basis in the same tangent plane. हम लिख सकते हैं how dnp acts on a small change in this, we get this vector. मतलब applied to p, we get this is the new vector after the transformation via this differential linear map. It's a linear map because you can write it as 1 by h square. मतलब अगर तुम इसको as a matrix form में लिखोगे, जैसे कि मैंने वहां लिखा था, I can think of it as this, डब्बे में रखना पड़ेगा उसके लिए d sub np applied at du dv बराबर होगा 1 by h square. जब तुम इसको इसको ले लो ru rv, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको मैं लिखूंगा as this vector fm minus gl du plus fn minus gm dv, ये इसका पहला कंपोनेंट इस वेक्टर का, fl minus em du. I hope ये थोड़ा तुम्हें क्लियर हो जाए, मुश्किल नहीं है, once you understand the derivative का जो essence है वो क्या है. देखो मैं ru rv को भूल चुका हूँ, मैंने कहा मैं इसको कॉमास में लिखूंगा as vector, तो मेरे कहने का मतलब है it is understood tangent plane में ये basis होती है, तो इसके ये दो components मिलेंगे, but this is the same thing as 1 by h square into fm minus gl fn minus em fl minus em and fm minus en, ठीक है, multiplied by dut. It is indeed a linear map, जो कि पता ही था, लेकिन हमें वो मैट्रिक्स भी मिल गई जो एक्ट करती है du by duv पे, so that we get this differential of the Gauss map as the action by a matrix on the increment of the variables in the tangent plane. So यहाँ तक सही है, पर इसको और बेटर कर सकते हैं, और बेटर ऐसे कर सकते हैं हम कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dn, यानी मैं सोच सकता हूँ dn as an operator. अब मैं इस एक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकता हूँ, देखो it acts on this and we get this, यानी इसका action on this vector is multiplication by this matrix, यानी corresponding to this differential operator the matrix is, and therefore I can see once I have chosen my basis to be ru and rv, this applied at point p would be the same as the multiplication by matrix 1 by h square into fm minus gl fn minus gm fl minus em and fm minus en. Now this is the associated matrix of this linear map on the tangent plane at a point p, right? When we choose our basis to be r sub u out of r sub v. And interestingly, it can also be written as minus e f f g inverse into the matrix L M and N. यानी ये बन गया something in terms of क्या बोलते हैं, the first and second order fundamental magnitudes related matrices. Now what about the अब interesting बात ये है कि we know that
अगर दो इसके आइगन वैल्यूज हैं, now if alpha 1 alpha 2 are eigenvalues of this operator, then they must be the eigenvalues of this matrix. Eigenvalues of Tn P at this point P, then the sum of the eigenvalues is equal to the trace, and sum of the diagonal elements. So it should be equal to 1 by h square into Fm minus Gl plus Fm minus En. So that would be equal to 1 by h square into En, and क्या लिखा, Fm plus in twice Fm minus, अच्छा इसको मैं बाहर निकालूंगा माइनस को इसलिए बाहर निकाल, यही इसमें दिक्कत है, ये माइनस जो बाहर आ जाता है, बट इट कैन बी अवॉइडेड, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें. सो दिस इज En minus twice Fm plus Gl. लेकिन अगर तुम्हें याद होगा, दिस इज नथिंग बट ये जो दिस बाय h स्क्वायर, ये सिंपली है k sub a plus k sub b. The sum of principal curvatures is the sum of the eigenvalues of this operator. Minus, of course, हम minus लगाना पड़ता है, that's important. इसी तरह से also the product of the eigenvalues is the same as the determinant, so that would be equal to 1 by h square. Determinant में h square दो बार आ जाना चाहिए. Determinant this into this होता है. तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम इवैल्यूएट करें तो व्हाट डू यू गेट, इट वुड बी 1 by h स्क्वायर, ऐसे ही रखते हैं. डिटर्मिनेंट जब इवैल्यूएट करेंगे तो वी शुड गेट h4. व्हाई, क्या मुझे कोई बता सकता है? देखो बेसिकली मैं अगर यहाँ ये रब करूं, तुम ध्यान में रखो, तो इसका मतलब है ये हर एक एंट्री में h स्क्वायर का डिवीजन है ना, हर एक एंट्री में h स्क्वायर का डिवीजन है. अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करूंगा, वो होगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो इट शुड बी 1 by h4 into Fm minus Gl multiplied by Fm minus En minus Fn minus Gm multiplied by Fn minus En. So this is what you will get. So that would be actually equal to, यानी alpha 1 alpha 2 जब हम इसको evaluate करेंगे, 1 by h raised to power 4 into, थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है क्योंकि ये दो प्रोडक्ट्स और ये दो प्रोडक्ट्स, ये दो प्रोडक्ट्स और ये दो प्रोडक्ट्स, बट लेट मी राइट इट डाउन. अल्फा 1 अल्फा 2 जो होगा इसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तुम खुद इवैल्यूएट करो, नोट्स पे भी होगा इसको कैलकुलेशन करके. सो इट वुड बी बेसिकली f square minus eg multiplied by m square minus ln, which would be m square minus ln divided by ln divided by f g square minus f. That is basically the same as the Gaussian curvature, but we usually write it as minus k1 into minus k2. The reason being क्योंकि यहाँ minus minus था ना, although minus into minus वो तो cancel हो जाएगा, but we prefer to write it as चलो k a k b, where k a and k b are the principal curvature. So this gives us the connection between this differential of a Gauss map, how the space curves. जो मैंने पहले Gauss map के बारे में बताया था, वो कैसे हमें एनकोड करता है कि जो कर्वेचर जो उस रीजन में होगा, वो मतलब उस पॉइंट के अराउंड कैसे सरफेस कर्व होती है, उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे वो जो हमें मिलता है. और फिर हमने एक तरह से फॉर्मली उसको दिखाया कि हाउ आर द प्रिंसिपल कर्वेचर्स रिलेटेड to the eigenvalues of the differential of the Gauss map. So usually हम remark में लिख देता हूँ, remark
So therefore I can say, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, therefore I can say minus k sub a and minus k sub b are the eigenvalues of t and p. मैं चाहूंगा इसको तुम फिर से देखो, खास कर ये जो what do we mean by the differential of a multivariate function and how can that be written as a matrix? So उतना मुश्किल है नहीं, straightforward कुछ है. Remark है, it is desirable sometimes हम ऐसे लिखते हैं, it is desirable to consider the negative of this, क्योंकि उसमें फिर minus k के बजाय k दिया जाए, मतलब ये minus हट जाएगा. If we consider the linear map, उसको कहते हैं S sub p, that is nothing but minus dn, often called the shape operator. ये हमें shape बताता है surface की around a certain point. Okay, क्योंकि फिर ये माइनस हट जाएगा, SP के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो होंगे exactly the principal curvatures of the surface at that point. अब हमें जो करना है, I think इसके इस पे हमने काफी कर लिया. What should we do? Basically हम दिखाएंगे ये जो ये ऑपरेटर है, ये इसका कनेक्शन है with what we call the second fundamental form जो तुमने पढ़ा होगा. But I want to leave it here. कल हम करेंगे वो, that it is, ये तो हो गया कि it's a linear operator, right? Linear operator का मतलब अब हम आराम से कर सकते हैं कि suppose तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है ना, कोई भी दो वेक्टर्स, अब देखो ना वेक्टर it applies on R2, तो उसके जो वेक्टर्स होंगे suppose V1 V2, V1 plus V2 अगर मैं लूंगा, so it must have, because it is just a matrix, so it should be, मतलब है ना. और मुझे ये पता है कि ये एक ही जगह रहते हैं, यानी जहां पे NP रहता है, मतलब DNP वहीं पे DNP evaluated at V1 vector and the V1 live in the same place, the tangent plane, जिसकी बेसिस है R sub U and R sub U. हमने उसी बेसिस को चूज करके इसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन खड़ी की, ठीक है. So let me leave it there, और कल हम दिखाएंगे it is actually a self-adjoint operator. और तुम्हें तो पता ही है what do we mean by the self-adjoint linear operator. Self-adjoint वो functional से हमें पता है ना, T star is equal to T, and T star is defined as Txy is equal to x T star y. तो self-adjoint का मतलब क्या होगा फिर? Txy is equal to x Ty for all xy होना चाहिए ना. अगर सेल्फ एडजॉइंट तो टी स्टार और टी सेम है ना, है ना. तो बेसिकली हम दिखाएंगे DNP मतलब अप्लाई टू सम वेक्टर V1, V2 would be the same as V1 DNP, मतलब ये काफी है दिखाने के लिए, for any two vectors V1 V2 belonging to this tangent plane at that point of the surface S, है ना. तो अगर हमने ये दिखा दिया तो इससे प्रूव होगा क्या बोलते हैं, that it is a self-adjoint linear operator. ये important है self-adjoint, क्योंकि self-adjoint operators के बारे में एक रिजल्ट है जो शायद तुमने किया होगा matrices में, that there is a corresponding differential form that is given by the dot product. मतलब this then represents, once we show that it's a self-adjoint, so there would be a corresponding differential form to this operator, and which would be minus of, again a minus कहीं छूटता नहीं, that would be the minus of the second fundamental form, because second fundamental form is a quadratic form, है ना. First fundamental form is a quadratic form, and you can write it as a matrix into, well, जो भी you know what's a quadratic form, तो तुम्हें पता ही, तो you can, okay, just leave it there, अब ज़्यादा होगा. Okay, हाँ, तो कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग, मैं चाहता हूँ तुम पूछो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को इसको. हाँ, अगर वो वेक्टर कैलकुलस सही से किया हो तो फिर तो इजी होना चाहिए.
सर फिर से आप बता सकते हैं गॉस मैप होता क्या है एक्चुअली? गॉस मैप